एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, इंडियाज लिविंग डेमोक्रेसी। अब इससे पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन हम आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है, जिसमें आपका लेट्स एक्सप्लोर दे रखा है। बहुत इजी और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये आपके लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, या तो पेयर में कीजिए या फिर एक स्मॉल ग्रुप्स में ट्राई कीजिएगा। आपको कोई भी इंडिया की 2 नेबरिंग कंट्रीज लेनी है। सबसे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, कोई भी आप 2 लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को आपको उसमें फाइंड करना है कि क्या जो कंट्री है इनमें इनमें क्या रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है हु चूज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कौन वहां का गवर्नमेंट को हेड ऑफ, जो गवर्नमेंट का हेड है उसको चूज कर रहा है। थर्ड वन इज देयर मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी, क्या यहाँ पे एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी देखने के लिए मिलती है। फोर्थ इज हाउ मच फ्रीडम डू सिटीजंस हैव टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, कैसे कितनी आपको वहां पे फ्रीडम जो है मिल रही है सिटीजंस को, और किस तरीके से वो अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं, और कौन कौन जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है और आप यहाँ डिस्क्राइब करोगे अपने आंसर्स को। डिस्क्राइब तो क्या करना है, बट अपनी नॉलेज के लिए एटलीस्ट आप इसको समझ लेना, डेमोक्रेटिक पार्शियल डेमोक्रेटिक है या फिर नॉन डेमोक्रेटिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया अगर हम देखते हैं तो आप सबको पता होगा कि हमारी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है। एंड मोर पीपल वोट इन इंडियन इलेक्शन, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखोगे तो वो क्या करते हैं इलेक्शंस में, इंडिया के इलेक्शन में वोट देते हैं देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज। अगर अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में देखा जाए 2024 में ये देखा गया, रिकॉर्ड किया गया है कि 96.8 करोड़ लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं वोटर्स के पर्पज से। पॉपुलेशन हमारी 140 करोड़ का अराउंड है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपका 96.8 करोड़ आपका है, यानी अराउंड 100 करोड़। ह्यूज रिप्रेजेंटेशन, यानी अगर रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं अबाउट 25 लाख पीपल। यानी अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होते हैं, आपके जो एमपीज होते हैं, एमपी आपने जो राज्यसभा में देखने के लिए मिलते हैं, वहां अराउंड 250 मेंबर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो कहते हैं वहां पे रिप्रेजेंट करने के लिए 25 लाख पीपल है, तो आपको डिवाइड कर देते हो, ठीक है, तो कितना आपको देखने के लिए मिलेगा। देन दी शोज द एनॉर्मस स्केल एट विच डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑपरेट्स इन इंडिया। तो ये सारी चीजें आपको क्या दिखाती है कि जो आपकी डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी इंडिया क्या करती है, उस बेसिस पे ऑपरेट करती है। सेकेंड वन इज द मैनी लैंग्वेजेस वन इलेक्शन। अब आप लोगों को पता होगा कि इंडिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज यूज करती हैं। 22 तो आपकी जो है वो आपकी शेड्यूल लैंग्वेज ऑलरेडी है। इसके अलावा भी बहुत जो है इसको सब लैंग्वेजेस में जो आपके आ जाती हैं वो बोली जाती है। इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो कंडक्ट करे जाते हैं 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में, अलॉन्ग विद सेवरल अदर लैंग्वेजेस भी आपको इलेक्शन उसमें देखने के लिए मिलती है। इलेक्शन सिंबल्स भी यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई लोग जो होते हैं आपको पढ़े लिखे नहीं होते, एजुकेटेड नहीं होते, ठीक है, वो क्या करते हैं, उन सिटीजन्स के लिए क्या करा जाता है, यहाँ पे जो पढ़ नहीं पाते उनके लिए वो अपने आप जाकर वोट इंडिपेंडेंटली कर पाए, तो वहां पे एक पिक्चर बना दी जाती है, वो सिंबल बना दिया जाता है जिसके थ्रू वो वोट आराम से दे सकते हैं। थर्ड वन इज द ओवर 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन। मोर देन 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन, आपको 1 मिलियन से ज्यादा पोलिंग स्टेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग किसमें, रिमोट एरियाज। यानी रिमोट मतलब आप बैकवर्ड एरिया से लगा सकते हैं, जैसे आपके माउंटेन्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट्स हो गए, आइलैंड्स हो गए, ठीक है। सबको फर्क पता होगा, माउंटेन्स पहाड़ होते हैं, फॉरेस्ट आपके जंगल होते हैं, डेजर्ट्स हमारे जहाँ पे रेतीले एरिया होते हैं, एंड आइलैंड जिनके 4 साइड्स वाटर होता है उसको आइलैंड्स बोलते हैं। आर सेटअप इन द सम केसेस पोलिंग स्टेशन आर क्रिएटेड इवन फॉर अ सिंगल वोटर, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ जगह पे जो है वो आपको सेटअप देखने के लिए मिलेंगे, कुछ केसेस में पोलिंग स्टेशन यहाँ पे भी क्रिएट करे जाते हैं अगर वहां पर एक सिंगल वोटर भी अवेलेबल है तो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द थाउजेंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया में अगर देखा जाए तो ओवर 2800 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रिफ्लेक्ट करती है कंट्रीज को सोशल और रीजनल डाइवर्सिटी के बेसिस पे, और अलाउ करती है कि अलग अलग व्यू पॉइंट से क्या कर सकते हैं, वो अपना पीसफुली अब वोटर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपको पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं वोटर्स, तो एटलीस्ट आप 18+ होने चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज द एक पिक्चर आपको दे रखी है, ठीक है। इस पिक्चर को आप थोड़ा सा इसमें समझ सकते हैं कि जो आपके वोट वगैरह डालने के लिए आते हैं, और आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर आपका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है, जो आपके पोलिंग बूथ वगैरह पे दिखाया जाता है। इसके अलावा बेस्ड ऑन द गिवन फैक्ट्स एंड फिगर्स इमेजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी आप देखोगे कि stands out for its scale, depth and inclusiveness with nearly 100 करोड़ वोटर। हमने अभी पढ़ाई कितना था, हमारा 96.8 था। अगर देखा जाए तो अराउंड हमारे पास 100 करोड़ के आसपास हमारे बस वोटर हैं जो हमने एक स्केल पे नापे हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अनपैरेलल्ड एक्सरसाइज इन पब्लिक पार्टिसिपेशन की, जो पब्लिक का पार्टिसिपेशन है उसके बारे में बात करते हैं।
द वास्ट इलेक्टोरेट रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये आपका जो बहुत ज्यादा इलेक्टोरेट है ये इसकी वजह से इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बट ऑल्सो द एक्सटेंसिव रीच, ठीक है, हर कोई यहाँ तक पहुंच पा रहा है अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस तक, हर कोई वोट दे पा रहा है। एबिलिटी टू कंडक्ट, ठीक है, एबिलिटी इसको हम प्रॉपर रेगुलर या रेगुलर यानी आपका जो भी टाइम पीरियड होता है उसके बाद आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। नेशन वाइड आपका इलेक्शन हो जाते हैं फॉर सच अ लार्ज एंड डाइवर्स पॉपुलेशन, जो हमारी बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है, हर किसी को इसकी फैसिलिटीज मिल जाती है। हाईलाइट द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब देखते हैं व्हाट मेक्स इंडियन डेमोक्रेसी ट्रूली लिविंग इट्स डाइवर्सिटी एंड सिटीजंस। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो हमारे इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, क्या सही में आप देखोगे कि जो डाइवर्सिटी सिटीजंस के अंदर है, तो इनका एक्टिव एंगेजमेंट हम देखते हैं इन द इलेक्ट्रोकल प्रोसेस। अगर इंडियन इलेक्ट्रोकल इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम वेरिड लिंग्विस्टिक, अब हमें पता है हमारे पास लोग जो है हमारी कंट्री के अंदर वो अलग अलग लैंग्वेज का यूज करते हैं, अलग अलग रिलीजियस से डिपेंड करते हैं, अलग अलग उनका सोशो इकोनॉमिक, अलग अलग उनका बैकग्राउंड देखने के लिए मिल जाता है। तो जितने भी पार्टिसिपेटिंग होते हैं विद इन अ सिंगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, हेंस इलेक्शंस बिकम अ कलेक्टिव नेशनल एसेट। तो यहाँ पे क्या करता है, जो भी इलेक्शंस होते हैं आपके किसके बेसिस पे होते हैं, कलेक्टिव बेसिस पे होते हैं, नेशनल एक्सरसाइज इन विच वॉइसेस फ्रॉम डिफरेंट रीजंस एंड कम्युनिटीज, जिसमें हमें अलग अलग रीजंस, अलग अलग कम्युनिटीज देखने के लिए मिल जाती है, जो अपनी बातों को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू द जो आपके बैलेट वगैरह होते हैं उसके थ्रू हम कर सकते हैं, बैलेट बॉक्सेस को बोलते हैं। दीज कॉन्टिन्यूस एंड वाइड स्प्रेड पब्लिक पार्टिसिपेशन, जिसकी वजह से आप देखते हो कि ये चीजें क्या है, कॉन्टिन्यू है और बहुत ज्यादा फैला हुआ है, आपका पब्लिक में पार्टिसिपेशन लोग करते हैं। इसके अलावा इंडिया पोजीशन एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हमने ऑलरेडी इस पर चीज को पढ़ा इन टर्म्स ऑफ नंबर, बट थ्रू द सस्टेन्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ इट्स पीपल। ये क्या करता है, लोगों को सस्टेन भी करता है इन शेपिंग गवर्नेंस एंड पब्लिक लाइफ, ठीक है, पब्लिक लाइफ के बेसिस पे देखा जाए या फिर गवर्नेंस के बेसिस पे जाए तो एक मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फीचर हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम का है कि किस तरीके से आपका पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं। कौन कौन अनेबल है पीपल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। तो यू विल स्टडी दिस फीचर डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर ऑन इलेक्शन, तब इलेक्शन है आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम इसको रीड करेंगे। अगर डीपर अंडरस्टैंडिंग बात करी जाए डेमोक्रेसी में, तो बोलते हैं ऑल्सो रिक्वायर एप्रिसिएशन ऑफ सिटीजन, वहां पे जरूरी है कि हम अपने पीपल्स का क्या करें, हमारे पास जो सिटीजन है हम उसको अप्रिशिएट करें। ब्रॉडर रोल इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और ये बहुत बड़ा रोल आपको देखने के लिए मिल जाता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के पर्पज से। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एम्फेसाइज करता है जहां पे बहुत ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है सिटीजंस का, नॉट ओनली थ्रू इलेक्शन बट ऑल्सो थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट इन शेपिंग पॉलिसीज एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस वाले लाइन को आप याद रख लेना कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या होता है, जहां पे बहुत ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलता है सिटीजंस का, इलेक्शन के थ्रू ही नहीं लेकिन लोग इसमें बहुत ज्यादा एंगेजमेंट भी करते हैं, एंगेज होते हैं थ्रू द पॉलिसी एंड द गवर्नमेंट। तो ये जो पार्टिसिपेशन होता है थ्रू मैकेनिज्म, किस किस मैकेनिज्म में, लोकल लेवल पे है आपका, पब्लिक कंसल्टेशन के बेसिस पे है एंड कम्युनिटी ड्राइवन इनिशिएटिव्स के बेसिस पे आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट इज द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑपरेट थ्रू अ 3 टायर सिस्टम। अब यहाँ पे हम 3 टायर सिस्टम की जब हम बात करते हैं, ठीक है, कंप्राइजिंग द फर्स्ट वन इज द यूनियन, सेकंड इज द स्टेट एंड थर्ड वन इज द लोकल गवर्नमेंट। तो ये क्या करता है, फैसिलिटेटिंग करता है कि सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो हैं एफिशिएंट हो और प्रॉपर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी लोगों का देखा जाए। आप लोगों ने ऑलरेडी 6 to 8 की सोशल साइंस में पढ़ा हुआ है कि हम लोगों ने पंचायती राज पढ़ा है ना, म्यूनिसिपैलिटीज पढ़ा है हम लोगों ने, जो कौन से बेसिस पे आपका 3 टायर सिस्टम के बेसिस पे वर्क करता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है प्रोविजन और प्रोटेक्ट करता है किसको, जो यहाँ पे ट्राइबल हेरिटेज है इन स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसकी बात भी करी जाती है, नॉर्थ ईस्टर्न आप समझ सकते हो, नॉर्थ हमारा ईस्ट और ये वाला जो आपका आ जाता है इसको हम नॉर्थ ईस्ट रीजन बोलते हैं, जहाँ पे हम 7 सिस्टर्स की बात भी करते हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी एडीसी, ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ये भी कुछ एस्टेब्लिश करी गई है जिसकी वजह से इनको लेजिस्लेटिव और जुडिशियल अथॉरिटी प्रिजर्व करके रखती है फॉर द ट्राइबल पीपल्स को। कॉम्प्लीमेंटिंग इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो पीईएसए एक एक्ट आया है जिसमें पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, यानी पंचायत जो है वो एक्सटेंड करा गया है शेड्यूल एरियाज के अंदर भी 1996 के टाइम पे, जहां पे ट्राइबल एरियाज या अदर स्टेट्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जैसे ग्राम सभा हो गए या फिर प्राइमरी डिसीजन मेकिंग इनको दिया जाता है, यानी ग्राम सभा या पंचायत अगर आप बोलते हो तो वहां पे इनको डिसीजन मेकिंग बॉडी बोला जाता है और इन चीजों को बैलेंस भी करा जाता है। कैसे बैलेंस करेंगे, लेवल्स ऑफ अथॉरिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड नेशनल फ्रेमवर्क। और अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे कौन बनाता है, इनको कहते हैं यूनिफाइड बना दो, यानी एक जैसा नेशनल फ्रेमवर्क बनाओ जिसकी वजह से हमें स्ट्रेंथ भी पता चले और हम ये भी देखें कि किस तरीके से आपका डाइवर्स ट्रेडिशन देखने के लिए मिलता है हमारी कम्युनिटी के अंदर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास कुछ केस स्टडीज दी गई है जिसको हम समझते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी कैसे इस तरीके से काम करता है एज द ग्रास रूट्स ऑफ इंडिया। अगर अक्रॉस इंडिया बात करा जाए तो बहुत सारे विलेजेस हैं,
ठीक है, जो हमारे पास कैसे डेमोक्रेसी काम कर रही है बियॉन्ड इलेक्शन थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन, और बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट भी है इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि भाई हमें यूनियन गवर्नमेंट दिख रही है, स्टेट गवर्नमेंट दिख रही है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी एक लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, चाहे विलेजेस हो चाहे टाउन्स हो, दोनों जगह पे होती है। विलेजेस में हो तो उसको हम पंचायत बोलते हैं, टाउन्स में अगर वो आ जाती है तो उसको हम म्यूनिसिपैलिटी के नाम से बोलते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बताए गए हैं कि कैसे लोकल बॉडी जो है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में ग्रास रूट लेवल पे काम करती है, इंपॉर्टेंट है भी लोगों के लिए। तो फर्स्ट वन जो केस स्टडी हमारे पास है गुजरात की है, जैथीपुरा ग्राम पंचायत है, ठीक है, ब्लॉक इधर आपका ये साबरकांत गुजरात में है। डेवलपमेंट थ्रू पीपल पार्टिसिपेशन, यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होता है जब लोगों का पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलेगा। तो पढ़ लेते हैं इसको। जैथीपुरा ग्राम पंचायत ऑफ गुजरात वॉज अवॉर्डेड, यहाँ पे इसको अवॉर्ड करा गया है किसके द्वारा, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, यानी इसको NDR-GGSP, ये आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, ठीक है, इनसे नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ठीक है, इन 2019 फॉर इट्स एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस। क्यों किया गया है इसको, बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसको अवार्ड मिला है। इफ नॉट ओनली एंश्योर द इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ ग्राम सभा एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इसको सिर्फ ये बनाई गई है ग्राम सभा, इसको प्रॉपर मेंटेन भी करा गया है, इसके रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन करे गए हैं, और इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं जिसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करा गया है स्पेशल ग्राम सभा में। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो कुछ और इनिशिएटिव भी लिए गए हैं जहां पे इसको टाइमली एंड अप्रोप्रिएट एक्शन भी लिया गया है अगर कोई इश्यू उन्हें देखने के लिए मिल जाते हैं, किसी एजुकेशन से रिलेटेड, किसी सैनिटेशन मतलब साफ सफाई को लेके, एंड लोगों के वेलफेयर की बात करी जाए तो भी। वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड आता है कोरम। अच्छा, कोरम आप लोगों को पता, आप लोगों ने सुना होगा, हमारे पास एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर दो हमारी सभा होती है, फर्स्ट वन इज द लोकसभा एंड सेकंड वन इज द राज्य सभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा हमारे पास होती है। तो कहते हैं यहाँ पे प्रेजेंस होना चाहिए मिनिमम मेंबर ऑफ मेंबर्स इन द मीटिंग्स, यानी एक वो बताई जाती है जहाँ पे कि हमारे पास मिनिमम मेंबर्स, जैसे कहते हैं स्कूल्स में आप जाते हो तो कम से कम इतने बच्चे तो आए कि टीचर्स भी पढ़ाए, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि इतने लोग तो आए, कम से कम इतने, सॉरी लोग नहीं आ सकते इसके अंदर, जो आपके MP MLAs होते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर एटलीस्ट मिनिमम एक नंबर होते हैं जो मीटिंग्स ऑफ एन असेंबली में क्या करते हैं, प्रोसीड करना जरूरी है, ठीक है। लोकसभा में कितने मेंबर और राज्यसभा में कितने मेंबर है, आप मुझे इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट इट आल्सो कंडक्टेड महिला सभा, यहाँ पे महिला सभास बनाई गई है एंड इंश्योर्ड करा गया है एडुकेट कोरम, है ना, यानी कम से कम इतने मेंबर्स होने चाहिए इन द ग्राम सभा जहाँ पे लोग एक्टिव पार्टिसिपेट करें फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। मार्जिनलाइज्ड आपका एक चैप्टर हुआ करता था पहले, आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th क्लास में। मार्जिनलाइज्ड का सिंपल एक वर्ड में आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग एक मार्जिन बना देते हैं, हम लोग कॉपीज में मार्जिन बनाते हैं, कॉपी बना के मार्जिन का ये वाला साइड हम अलग कर देते हैं, इस वाले साइड के अंदर हम लिखते हैं, है ना, ये साइड आप क्या करते हो, स्केल बना के बड़ी बड़ी लाइनें आप कर देते हो, ठीक है, तो वहां पे आप मार्जिन बना देते हो। ऐसे भी करते हैं, यहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ मार्जिनलाइज कर दिया है जहाँ पे हमने कुछ सोसाइटी के लोगों को अलग कर देते हैं। होना तो नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा सोच है कि भाई मार्जिनलाइज सेक्शन हमारे बनाए गए हैं। जैसे इसमें आप शेड्यूल कास्ट आप लोगों ने SC सुना होगा, शेड्यूल ट्राइब सुना होगा, वुमेन सुना होगा, जिनको हम क्या करते हैं मार्जिन लगा के भाई इस कैटेगरी के लोग हैं, लोगों की ऐसी थिंकिंग होती है। सेकंड केस स्टडीज हमारी है साउथ मनुबंकल ग्राम पंचायत रूपारी आपका है रूपाईचरी ब्लॉक, ठीक है, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, त्रिपुरा की आपकी स्टोरी है, ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है यहाँ पे, ठीक है। वुमेन फ्रेंडली पंचायत की बात करते हैं, जहाँ पे क्या है, साउथ मनुबंकल ग्राम पंचायत है त्रिपुरा में, जहाँ पे काम कर रही है एज एन एक्टिव लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, एक्टिव लोकल गवर्नमेंट, और फोकस किस पे कर रही है, लोगों की लाइफ वहां पे इंप्रूव हो, स्पेशली जो वहां पे वुमेन्स है उनके लिए प्रमोट कर रही है, वुमेन्स को पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करें इन डिसीजन मेकिंग एंड फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करें रिलेटेड टू हेल्थ सैनिटेशन, ठीक है, लोगों को वहाँ साफ सफाई मिले, लोगों को लाइफ वहाँ पे प्रॉपर हो। पंचायत यहाँ पे ऑर्गेनाइज करती है कम्युनिटी प्रोग्राम्स, सपोर्ट करती है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक टॉपिक होता है जहाँ पे हम लोग टॉपिक क्या है, एक तरीके से ग्राम पंचायत में कम्युनिटी टाइम की होती है जहाँ पे लोग अपने पैसों को इकट्ठा करते हैं, बाद में जब उनको जरूरत होती है सॉरी तो सब अपने अपने क्या करते हैं, पैसों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती है तो उनको पैसा मिल जाता है फॉर देयर इंटरेस्ट का, एंड इंश्योर करते हैं इफेक्टिव इंप्लीमेंट हो गवर्नमेंट की स्कीम्स का, ठीक है, फॉर हमें जो विलेज का पूरे गांव का जो हमें डेवलपमेंट करना है उसके बेसिस पर।
ये और क्या काम करते हैं टुवर्ड्स इंप्रूविंग क्लीननेस, ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर साफ सफाई बनी रही है। आपको पता होगा नॉर्मल गवर्नमेंट जो होती है उसका काम यही होता है, एजुकेशन देना, सोशल अवेयर करना लोगों को, और इनटू इट्स स्ट्रॉन्ग फोकस फॉर वुमेन्स वेलफेयर, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा जो फोकस करा गया है वो वुमेन्स के वेलफेयर पे बात करा जाता है एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करिए। इसके अलावा रिकग्नाइज करा एज अ वुमेन फ्रेंडली पंचायत की बात करी गई है कि वहां पे वुमेन्स को लेकर वो अपनी बातों को रख सकती है। एक पंचायत बनाई गई है एट द नेशनल लेवल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज। केसेस लाइक दिस शोज दैट डेमोक्रेसी इन इंडिया इज नॉट लिमिटेड, ठीक है, वहां पे इतना लिमिटेड ही नहीं है कि वोटिंग ड्यूरिंग इलेक्शंस ही होने चाहिए, लेकिन सिटीजन जो है वो प्रॉपर पार्टिसिपेट भी करते हैं एज अ ग्रास रूट लेवल, यानी बहुत ज्यादा जो कहते हैं ग्रास रूट बिल्कुल शुरुआत होती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिव है, इंक्लूसिव है एंड इफेक्टिव भी है एट ऑल लेवल्स। नेक्स्ट लेट्स एक्सप्लोर करते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, ठीक है, वो प्रमोट करती है लोगों को पार्टिसिपेट करने में, इंश्योर करती है जो भी चीजें हो फेयरनेस हो, हमारा एक कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड रिजॉल्व हो, हमारी अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करा जाए, पीसफुली सारे काम हो जाए। आपके एग्जाम्पल फ्रॉम द अबव केस जो हम लोगों ने अभी कुछ चीजों को देखा। इसके अलावा पढ़ते हैं डेमोक्रेसी इज नॉट लिमिटेड टू फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी सिर्फ आपको लिमिटेड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन तक ही देखने के लिए मिलेगी, इसकी स्पिरिट जो होती है वो फंक्शन ऑल्सो एक्सटेंडेड इन एवरीडे सोशल लाइफ। आप इसकी जो डेमोक्रेटिक की जो काम कर रही है वो आपको एवरीडे देखने के लिए मिलेगा अपनी सोशल लाइफ के अंदर, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सोशल रिलीजियस के बेसिस पे, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे, कोऑपरेटिव जहाँ पे लोग एक दूसरे को कोऑपरेटिव से होते हैं, हेल्प करना होता है, एंड ट्रेड यूनियंस के बेसिस पे ओफन जो आप अडॉप्ट करते हो डिसीजन मेकिंग मेथड्स को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और स्टोरी है, इसको हम देखते हैं, वुमेन्स एंड द राइट टू वोट द इंडियन एक्सपीरियंस। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो वुमेन्स का क्या है, राइट टू वोट की बात करी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके कुछ टॉपिक्स आ सकते हैं, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ कंट्रीज है वुमेन हैड अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल। आप सबको पता है कि वुमेन्स ने बहुत पहले से ही, हम लोगों ने 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स देखने के लिए मिले सिक्योर द राइट टू वोट, जिनको प्रॉपर राइट टू वोट्स नहीं मिले। ब्रिटेन में अगर देखा जाए तो वुमेन ने जो रिसीव किया है फुल वोटिंग राइट्स वो मिला है 1928 में, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो वहां पे भी जो मिला है वो 1920 में मिला है। ओपन डिकेट्स, ठीक है, कितना आफ्टर डिकेट्स ऑफ प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट, मतलब बहुत साल इनको लग गए, डिकेट्स मतलब आपके पास हो जाते हैं, ठीक है, 10 साल 20 साल, यानी कितने साल इनको लगे हैं मूवमेंट्स के बाद जो इनको ये सब चीजें मिली हैं, फ्रीडम मिली है, इनको राइट टू वोट मिला है। तो दीज डेवलपमेंट शोड डेमोक्रेसी इन दी सोसाइटी एक्सप्लेन ग्रेजुअली। वहीं अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में राइट टू वोट कब मिला, ये आपको पता होना चाहिए, जब हमारा इंडिया में आपका कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था, इट्स 1950। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आया था, यानी हर किसी को राइट टू वोट मिला था, वॉज एक्सटेंडेड टू ऑल सिटीजन। यहाँ पे एक्सटेंड करके क्या कर दिया गया था, सारे सिटीजन को ये राइट मिल गया था, चाहे वो मैन हो चाहे वो कोई वुमेन हो, विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग, एंड इंडियन वुमेन डिड नॉट हैव टू एंगेज। क्या यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, एंड जो इंडियन वुमेन हुआ करती थी पहले उनको एंगेज नहीं करा जाता था, बट बहुत ज्यादा जो थे इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करे, लीगल बैटल्स करे, इन्होंने सिक्योर करा अपने वोटिंग राइट्स को एट द एंड। हाउएवर द राइट टू वोट डज नॉट ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं होता कि भाई राइट टू वोट आपको ऑटोमेटिकली इंश्योर हो जाता है, सबको इक्वल पार्टिसिपेशन मिल जाता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं आप देखोगे तो बहुत सारी इन लोगों ने प्रॉब्लम फेस करी है। सोशल प्रिजुडाइज इनके साथ रहा है, एक्ट एज बैरियर मतलब एक तरीके से इनको हमेशा रोक लगी हुई है। पहले एजुकेशन के इन लोगों ने फाइट करी, फिर सती प्रथा के लिए जहाँ इनको जला दिया जाता था, इनके हस्बैंड के साथ में जिंदा जला दिया जाता था अगर इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा फाइट करी है। एंड इफेक्ट वुमेन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से आप देखते हो ये सब चीजें देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट इज द वुमेन रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज। अब एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन स्टार्ट विद देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। आप यहाँ पे देखोगे जो वुमेन्स का है वो आप एक्टिव पार्टिसिपेशन देखते हो इंस्टीट्यूशन में डिसीजन में लेने के लिए। आर्टिकल 243, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। आर्टिकल 243 डी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे इंडिया क्या करता है, प्रोवाइड नॉट लेस देन 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो बोला कि जो वुमेन्स की सीट है वो एटलीस्ट 1/3 होनी चाहिए। 1/3 मतलब अगर हम बोलते हैं 3 लोग हैं तो 3 में से कम 2 मैन हो सकते हैं और 1 हमारे क्या हो सकते हैं, फीमेल होनी चाहिए। उनको इतनी सीट्स मिलनी चाहिए, बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन इन एवरी पंचायत, ठीक है। अभी खैर ये पंचायत लेवल पे है, ये आपकी, आप बोलोगे हमें ये लोकसभा राज्यसभा में देखने को मिलती है, तो यहाँ पर अभी तक इसका कोई बिल पास नहीं हुआ है। 21 states and 2 union territories have gone even further, have made provision of 50% reservation for women in पंचायती राज। 21 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में ऑलरेडी आप बोल चुके हैं कि ये चीजें चल रही हैं। फर्दर इनके ऊपर अभी भी प्रोविजन चल रहा है कि 50% रिजर्वेशन वुमेन्स को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भी देखने के लिए मिल जाए फॉर द स्टेट पंचायती राज एक्ट के थ्रू।
सिमिलरली आर्टिकल 243(1) आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे इंडिया को नॉट लेस देन 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, यानी अगर कहीं भी आप देखते हो तो फीमेल्स के लिए भी सीट्स निकाली जाती है, एटलीस्ट 1/3 सीट्स उनको प्रोवाइड करी जाती है फॉर द डायरेक्ट इलेक्शन इन एवरी म्यूनिसिपैलिटी ऑल्सो। एज एट 2023 17 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी जहाँ पे 50% रिजर्वेशन वुमेन्स को अर्बन लोकल बॉडीज ने भी प्रोवाइड किया है। इंडिया कंटिन्यूज टू वर्क टूवर्ड्स, इंडिया हमेशा अभी तक बोल देखोगे अभी भी इन चीजों पे काम कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, हर इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है, क्या क्या चीजें आपका भी इंक्रीज हुआ है और आप इसको चेक भी करोगे लेजिस्लेचर बेसिस पे भी, ठीक है, यानी आप लोकसभा राज्यसभा में भी एक बार इसको सर्च कीजिएगा कि कितनी सीट्स आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट वन इज डोंट मिस आउट, ठीक है, लेजिस्लेशन आप लोगों को पता होगा, जो लॉज बनाते हैं, लॉज कौन बनाता है, मैंने आपको बताया हमारा पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनका काम क्या है, वो लॉज को मेड करते हैं, लॉज बनाते हैं, लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट, दीज लॉज हेल्प मेंटेन ऑर्डर एंड रेगुलेट सोसाइटी, इनका काम क्या है, ये लॉज को मेंटेन करते हैं, ऑर्डर करते हैं, रेगुलेट करते हैं सोसाइटीज को। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कब आया था आपका, ठीक है, जहाँ पे हमें हर चीज को जानने का अधिकार है, ठीक है, गवर्नमेंट जो भी चीज करती है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इन 2005 में इसको इनेक्ट कर दिया गया इंडिया के अंदर थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड लेजिस्लेशन। जैसे जैसे टाइम हुआ कंसर्न्स करा गया, इन काफी ज्यादा लोगों ने इसको, सिटीजन्स ने इस बात को रेज करा है, जर्नलिस्ट आए, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स आए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए, जहाँ पे इन्होंने बात किसकी करी, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी सबको समझ आएगा, यानी जो भी चीजें हो सबको सामने क्लियर हो, कोई भी इसके अंदर आपका कोई छुपा हुआ नहीं है। अभी आप लोगों ने काफी वर्ड सुना होगा अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबल, यानी गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, आंसरेबल। आप लोगों ने अभी प्रोटेस्ट वगैरह देखा होगा, बहुत ज्यादा वर्ड यूज करा गया इसको, अकाउंटेबिलिटी, वाई गवर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल ना। तो गवर्नमेंट क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट को आप कुछ भी जो कर रहे हो आपको हमें आंसर देना पड़ेगा, तभी तो हम इसे डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। वर एग्जामिन्ड बाय पार्लियामेंट्री कम्युनिटीज एंड एड्रेस्ड विद इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो इस चीज को एग्जामिन भी करा गया पार्लियामेंट्री कमिटीज के अंदर और इसको देखा भी गया है विद इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये जो डिस्कशन हाईलाइटेड द नीड फॉर अ लॉ, ठीक है, जो भी आपके डिस्कशन होते हैं लॉज बनाने के लिए, तो अनेबल होते हैं सिटीजन टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी पब्लिक अथॉरिटीज में होती है वो भी मिलती है। तो प्रपोजल आता है आरटीआई एक्ट, ठीक है, जो भी इसका उसके अंदर कुछ रिव्यू करा जाता है कि लोग अपने अपनी बातों को बोल सकते हैं, उनके एक्सपर्ट जो ग्रुप्स होते हैं तो अपनी बातों को बोलते भी। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में डिबेट्स भी आप लोगों ने कभी देखी होगी, कभी अगर आप देखना, ठीक है, पार्लियामेंट में तो डिबेट्स आप चेक कर सकते हो, वो भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, आप उसको लाइव देख भी सकते हैं, है ना। एंड रिफाइंड थ्रू कंसल्टेशन विद वेरियस स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर मतलब होता है जो भी वहां से कनेक्टेड होते हैं उन सबकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, जो भी वहां पे होते हैं उन सबसे भी क्या करा जाता है, कंसल्ट करा जाता है। ओके, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर शेपिंग द फाइनल लेजिस्लेशन। तो हमारा जो लोग आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, जिन लोगों को आपने चूज किया है, वो भी एक तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनल लेजिस्लेशन है बाय द इनकॉर्पोरेटिंग सेफगार्ड रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, हमें नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की बात करते हैं। आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट में सारे आपके पास हो जाते हैं तो आरटीआई एक्ट बनता है, जो आपका फोर्स में आया है 2005 में, कि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा जाए। तो दिस एक्ट एम्पावर सिटीजन टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये सारी चीजें क्या है, हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपकी प्रॉपर अकाउंटेबल है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखने के लिए मिल जाती है। दीज एग्जांपल शो हाउ सिविल सोसाइटी एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सिटीजन एंड स्टेट। तो ये एग्जांपल हम लोगों ने देखे कि किस तरीके से हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो कम्युनिटी है, वो किस तरीके से एक तरीके से ब्रिज है, किसके बीच में, लोगों के बीच में और स्टेट के बीच में, थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को PIL बोलते हैं, ठीक है। आगे हम इसको पढ़ेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में समझते हैं पब्लिक के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाता है। कैंपेन चलाए जाते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एंड दे हेल्प करते हैं डेमोक्रेसी को कि वो ज्यादा इंक्लूसिव और ज्यादा रेस्पॉन्सिव देखने के लिए मिले। लास्ट में थिंक अबाउट इट एज वी स्टडीड इन अर्लियर ग्रेड्स, हम इसको आगे ही पढ़ेंगे कि विलेज किस तरीके से आपका ग्रासरूट डेमोक्रेसी काम करता है इंडिया में, किस तरीके से आपका रूरल कम्युनिटीज पार्टिसिपेट करते हैं प्रॉपर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। मैनी इंडियन लीडर्स जो हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा चौधरी चरण सिंह एंड बाबू जगजीवन राम, ठीक है, हु एमर्ज फ्रॉम दिस रूरल बैकग्राउंड, ठीक है, किस तरीके से ये भी आपके जो एमर्ज हुए एक रूरल बैकग्राउंड के साथ में और एडवोकेट कर रहे हैं फॉर द राइट्स ऑफ द रूरल पुअर, जो गरीब लोग हुआ करते थे, ठीक है, जो पुअर लोग हुआ करते थे रूरल्स में, एंड अदर जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन था उसके लिए इन लोगों ने काफी ज्यादा डिस्कस किया। बाकी हम टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, एंड इसको खत्म करेंगे। थैंक यू।